नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूर्णिमा पांडे और मैं आपका स्वागत करती हूँ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा पर। हर बार स्वास्थ्य चर्चा के जरिए हम एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का हमारा ये एपिसोड कुछ खास है, कुछ हटके है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में, उनकी राहों में आने वाली उन सारी चुनौतियों के बारे में जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो डॉक्टर्स जिनके हाथों में सिर्फ किसी काम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। वो डॉक्टर्स जिनकी जिंदगियां ऊपरी तौर से देखने में काफी शानदार और लग्जूरियस लगती हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं डॉक्टर्स की सारी स्ट्रगल्स के बारे में, उनके सारे इमोशनल रोलर कोस्टर्स के बारे में और जानेंगे कि डॉक्टर्स को असल में ईश्वर का दर्जा क्यों दिया जाता है। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं दो बेहद खास और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, डॉक्टर गरिमा साहने, हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और को-फाउंडर हैं प्रेस्टीन केयर की। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता, जो फैमिली फिजिशियन हैं और पीडियाट्रिशियन हैं, साकेत में प्रैक्टिस करती हैं करीब 40 साल से। सवाल सबसे पहला ये है कि डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में अगर आपको कोई 3 शब्द कहने हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? डॉक्टर मंजू, आपसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में 3 शब्द कहना बड़ी मुश्किल बात है, बट आई थिंक योर हार्ड वर्क, योर कंपैशनेट एंड यू आर वेरी एफिशिएंट। डॉक्टर गरिमा? मैं इन 3 वर्ड्स जो बोलूँगी वो है सबसे पहले चैलेंजिंग। चैलेंजिंग क्योंकि डेली डिफरेंट तरह के केसेस आते हैं, हाई रिस्क केसेस आते हैं, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स होते हैं, हर मरीज़ का ट्रीटमेंट अलग रहता है। दूसरा वर्ड है रिवॉर्डिंग। एक माइंड में, एक दिल में एक सेटिस्फैक्शन रहता है जब आप पेशेंट्स को ठीक करके घर भेजते हैं। तीसरा इम्पैक्टफुल। कहीं ना कहीं वी सी कि पेशेंट्स जो हैं जब ट्रीट होते हैं या रिसर्चेस जब होती हैं तो डॉक्टर की रिहर्सल्स एंड रिसर्चेस जो हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हो रहा है। So I think 3 words: challenging, rewarding and impactful. बात करें अगर आपके कॉलेज के दिनों की, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, तो ऐसा कौन सा कोई फनी मोमेंट बताइए जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी। आई थिंक यही एक सबसे बड़ा टाइम होता है जब आप MBBS करने एंटर करते हैं और जब आपको ये बोला जाता है कि कल आपको डिसेक्शन हॉल में जाना है और वहाँ पे आप डेड बॉडीज़ देखोगे। आई थिंक वो हॉरिफाइंग भी होता है और साथ साथ वो बहुत मज़ेदार भी होता है। मतलब पहले दिन तो आप जाते हो, हमें ऐसे भी कहा जाता है कि कई लोग बेहोश हो जाएंगे, बट जब आप एक्चुअल में एंटर करते हैं और डेली बेसिस में आप जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हर तरह का फ़न एलिमेंट आ जाता है, वेर यू एक्चुअली स्टार्ट एन्जॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर लर्निंग। अब अगर बात करें उन स्ट्रगल्स की जिनकी हमने शुरुआत में बात करी थी, तो एज अ फीमेल डॉक्टर या एज अ यंग डॉक्टर आप दोनों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके कि जो आपको अभी तक याद हैं, एज अ स्ट्रगल जो आपकी ज़िंदगी में रहा हो, आपने कैसे शुरुआत करी उस वक्त, ये बताइए। डॉक्टर मंजू, आपसे शुरू करते हैं। मैं जब रेजिडेंसी कर रही थी तो वी यूज्ड टू लुक क्वाइट यंग। तो एक पेशेंट अपने बच्चे को लेके आई एंड आई वाज एग्जामिनिंग द चाइल्ड। शी टोल्ड मी कि तुम तो खुद बच्ची हो, तुम क्या इसको ट्रीटमेंट करोगी, किसी बड़े को, सीनियर को बुला के लाओ। आई ट्राई टू कन्विंस हर कि नहीं, मैं फुली क्वालिफाइड हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। बट दिखा तो दिया मुझे, पर स्टिल आई एम श्योर कि वो जाके फिर दोबारा से उसने मेरे सीनियर से कंसल्ट किया होगा। बट यू हैड टू, मतलब हमें मानना ही पड़ता था नेचुरली। दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रेनिंग अबाउट। आई थिंक ये सिर्फ डॉक्टर मंजू की स्ट्रगल नहीं है, आई थिंक ये हर एक यंग डॉक्टर की स्ट्रगल है, जहाँ पे मतलब आप कह लो कि MBBS की जो पढ़ाई है वो 5.5 साल की है, फिर आगे कोई डिप्लोमा करता है वो 2 साल का है, या मास्टर्स करते हैं वो 3 साल का है। मतलब 8.5 साल मिनिमम आपके जो हैं सिर्फ पढ़ाई में जाने हैं। और उसके बाद जब आप अपने आप को एक क्वालिफाइड डॉक्टर समझते हैं और आप मरीज़ देखने बैठते हैं और आपको कोई मरीज़ आके ये कह दे कि आप यंग दिखते हो, आपको तो कुछ नहीं आता होगा, आई थिंक ये सबसे डिसहार्टनिंग है। आई थिंक सेम चैलेंजेस मेरे साथ भी थे कि पेशेंट्स आते ज़रूर थे, दिखाते थे और फिर चले जाते थे कि हम किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाएंगे, बट
और उसके साथ साथ आप अपने आप को डेवलप करते हो। आई थिंक वो मेरी स्टोरी या मैम की स्टोरी नहीं होगी, वो आई थिंक हर एक इंसान, हर एक डॉक्टर की स्टोरी रही होगी, बट वो लर्निंग फेज़ है। आई थिंक सब उससे जाते हैं और वो सब उसमें से सीख के बाहर निकल जाते हैं। तो जो भी आप लोगों का पैशन था, डॉक्टर गरिमा आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका पैशन था बनना डॉक्टर एक, और उसके बाद आपकी फैमिली वगैरह आपको डेवलप करनी होगी, आपको शुरुआत करनी थी, तो आपने वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया, वो बैलेंस कैसे फाइंड किया अपनी ज़िंदगी में, और आप एडवाइस कैसे करेंगी यंग डॉक्टर्स को जो भी आज ये फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें आगाज़ करने वाले हैं, तो कैसे आगे बढ़ें वो? देखो, मैं तो एक नॉन डॉक्टर फैमिली से आती हूँ। आई थिंक मैं पहली और आखिरी डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली में, और डॉक्टर बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। जैसे मैंने बोला, इसमें 8.5 साल लगते हैं आपकी ज़िंदगी के। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने 8.5 साल पढ़ाई कर ली और उसके बाद लाइफ बहुत इजी है। उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। सो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहना है। सो जब कोई फैमिली में बच्चा सोचता है कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, इट इज़ नॉट कि सिर्फ उस बच्चे के मन में है, फैमिली को भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव होना चाहिए। सो जब मैंने अपनी गायनेकोलॉजी की, राइट, और मैंने जब एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो उस हॉस्पिटल में मुझे रात के 2 बजे भी जाना पड़ता था, 3 बजे भी जाना पड़ता था। तो अगर मैं ये बोलूँ कि घर में अगर बेटी है, उसको आप रात को 2 बजे सन्नाटे में बाहर भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डर लगता है। तो वहाँ पे फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा मैसेज यंग जनरेशन को यही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटल माइंडसेट को रेडी करना है कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। मतलब किसी भी प्रोफेशन में लाइफ इजी नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। इजी तो नहीं है, बट अगर आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसा डॉक्टर गरिमा ने कहा कि रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी जाना पड़ सकता था, तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो डॉक्टर मंजू कि आप शेयर करना चाहें, जब रात में आपको एकदम से जाना पड़ा हो? हाँ, बट यही बात है कि फैमिली का अगर सपोर्ट है और आपका एक तरह का एक सोशल नेटवर्किंग आपकी बनी हुई है, वेयर यू कैन कॉल समवन इवन एट द बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी, जो आपको धोखा नहीं देगा, तो उस तरह का सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ता है। नेचुरली भाई, अब लाइफ में काम भी है, शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, फिर बहुत सारे इन लॉज, रिश्तेदार, सबके साथ ही आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो अगर आप वो अपना बैलेंस ठीक रखें, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम ठीक रखें, तो डिफ़िकल्टी तो होती है, बहुत होती है, बट आई थिंक वन कैन डू इट। अब फैमिली की बात हुई, तो अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाता है या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब एज अ डॉक्टर आप यू कैन नॉट कम टू अ पॉइंट जब आप अपने खुद के फैमिली मेम्बर को ट्रीट कर सकते हैं, तो वो मोमेंट कैसा रहता है, कैसा फील होता है उस मोमेंट पर? मतलब एकदम हेल्पलेस लगता होगा या बंधे हुए हाथ लगते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है? हाँ, नहीं, वो ठीक है कि फैमिली मेम्बर के लिए थोड़ा सा ज़रूर, अगर मुझे स्टिचिंग करनी होगी तो मेरे हाथ थोड़े से तो ज़रूर कांपने लगेंगे, बट समहाउ अब फैमिली में आप एक डॉक्टर हैं, तो आपको सभी लोग आपसे मदद चाहते हैं, तो डायरेक्ट देम टू द राइट पर्सन and be available in emergencies to tide over that period. But somehow my family has great faith in me, more than required. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जहाँ मुझे लगता है ज़रूरत है किसी से सलाह लेने की, किसी से पूछने की, तो आई ऑलवेज आस्क। देखो, फैमिली आई वुड से कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपकी एक्चुअल फैमिली है, जिनके साथ आप रहते हैं, खाना खाते हैं, वो उनकी ट्रीटमेंट करनी है, उनके लिए कोई एडवाइस है डेफिनेटली करनी चाहिए। पर जैसे कि कोई सर्जरी करनी है, डेफिनेटली आप वो नहीं कर सकते। दवाइयाँ देना बहुत आसान है, दवाइयाँ आप दे सकते हो, पर सर्जरी करने में 100% हाथ ज़रूर कांपते हैं, तो वो तो आप कभी कर नहीं सकते। डिस्टेंट रिलेटिव की अगर मैं बात करूँ, तो मैं पर्सनली अपने लिए ये बहुत क्लियर रूल बनाया हुआ है कि उनको आप एडवाइस दो और किसी के पास भेजो, खुद मत ट्रीट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कई बार होता है कि आप लोगों को भी ये टिप्पणियां ज़रूर मिली होंगी कि अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर से ही शादी करो तो अच्छा रहेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है?
भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। यू अंडरस्टैंड कि ऑड आवर्स पे भी जाना पड़ेगा, रात को 3 बजे भी फ़ोन आएगा, कुछ भी होगा, लाइक वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, एंड देन यू कैन शेयर योर केसेस, योर नॉलेज, एंड यू अटेंड द सेम कॉन्फ्रेंसेस, इट बिकम सो मच ईजियर। जिनके नॉन मेडिको हस्बैंड्स हैं, they never even come to the conferences because the husbands usually don't cooperate. मेरे लिए तो ये पर्सनल चॉइस है, मतलब किसी के लिए भी ये, मतलब ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि डॉक्टर हैज़ टू मैरी अ डॉक्टर। मतलब ये पर्सनल चॉइस है, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस से आएगी। बिकॉज मैंने ज़रूर एक डॉक्टर से शादी की है, बट मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनकी शादी नॉन डॉक्टर्स, मतलब हस्बैंड या वाइफ हैं। एंड इट्स, आई थिंक मैरिज इज़ ऑल अबाउट हाउ यू एडजस्ट विद ईच अदर। इट इज़, मतलब ये कंपैटिबिलिटी का ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जिसके साथ भी आपको कंपैटिबल लगे, मतलब एक डॉक्टर में आपस में अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली रहती है, क्योंकि उनका प्रोफेशन सेम है, लाइफस्टाइल सेम है। बट अगर आप एक नॉन डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हैं, आपके थॉट प्रोसेस मैच करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, तो डॉक्टर नॉन डॉक्टर शादियाँ भी, मतलब इट्स अ गुड चॉइस। तो अभी हमने जैसे बात करी, स्ट्रगल्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे डॉक्टर गरिमा आपने कहा कि पढ़ाई करने के बाद भी, इतना वक्त देने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अनकहे स्ट्रगल्स होते हैं, और कई बार आपके दिमाग में आपको ये पक्का करना होता है कि फैमिली कम्स आफ्टर द जॉब। तो इस पर आपका क्या कहना है, और वो कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स हैं जिनको आपने महसूस किया अपनी जर्नी में, और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ये एक मोमेंट है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे बेटे को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से एक प्राइज़ मिलना था, स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन था, और मैंने उसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी। बट लास्ट मोमेंट पे मुझे एक इमरजेंसी आ गई, और मैं उस टाइम नहीं पहुंच सकी जब वो प्राइज़ रिसीव कर रहा था। हिज मोमेंट ऑफ ग्लोरी मैंने वो मिस कर दिया। आई रीच्ड लेट एंड इट वाज ए वेरी वेरी, आई कुड से कि बहुत ही ख़राब मोमेंट था मेरे लिए, जब मैंने अपने बच्चे को आंसू लिए देखा। और मैं आज तक वो पल भुला नहीं पाती। मुझे लगता है कि किसी तरह वक्त वापस चला जाए, और कितना उसने हर्ट फील किया होगा, और मैंने जितना गिल्टी फील किया आज तक नहीं भूल पाती। मेरे लिए तो देखो, हर प्रोफेशन में स्ट्रगल है। आप यहाँ बैठे हो, आपकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स हो सकती हैं, पर अभी आप ड्यूटी पे हो, आप काम कर रहे हो, आप वो चीज़ छोड़ के नहीं जाओगे। तो वो कोई भी काम हो, आई थिंक आपको अपने काम को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए। डॉक्टर प्रोफेशन में भी मैं यही बोलूँगी कि डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स हैं, और स्पेशली जिन डॉक्टर्स के लिए आप कहें कि इमरजेंसी प्रोफेशन, इमरजेंसी फील्ड उन्होंने चूज़ किया है, उन लोगों के लिए कभी कभी फैमिली को सेकंड पार्ट करना और अपने प्रोफेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, आई थिंक वो हो जाता है। और वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो, अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो तो आपको आपकी फैमिली का बैकअप, कि अच्छा ठीक है, ये आपने छोड़ा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए आपका प्रोफेशन या आपके लिए आपका मरीज़ जो है वो पहली प्रायोरिटी है। तो इमरजेंसी प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं, और ऐसी, मतलब अब मेरे लिए अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैंने मतलब कोई चीज़ को डीप्रायोरिटाइज़ किया हो फैमिली में, बट ऐसा हो सकता है। और आई थिंक अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो सब मैनेज हो जाता है। तो स्ट्रगल आपने जैसा कहा कि सब जगह है, पर इस फील्ड में कुछ थोड़ी बहुत ख़ास रहती है। अगर बात करें डॉक्टर्स, क्योंकि इंसान ही, हम सभी इंसान हैं, और कोई भी ऐसा मतलब दर्जा ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को दिया जाता है भगवान का, लेकिन फिर भी हम सब इंसान हैं, और कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है हमें लोगों के साथ में। आज हम आप बैठ के बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये हम मिले थे, और ऐसे करके। तो कभी ऐसा हुआ हो कि कोई पेशेंट के साथ आपको अटैचमेंट हो गई हो, और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको अभी भी याद हो, तो प्लीज़ शेयर करिए डॉक्टर गरिमा। आई थिंक जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है, जिसमें मतलब मुझे एक न्यू लाइफ को इस दुनिया में लेके आना है, मतलब ऑब्स्टेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एक मदर 9 मंथ्स तक हमारे को दिखाने आती है। तो कहीं ना कहीं वो 9 मंथ्स में कम से कम
15 से 20 बार या उससे भी ज़्यादा वो एक डॉक्टर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड ज़रूर क्रिएट हो जाता है। हमें हो ना हो, डेफिनेटली पेशेंट्स को हो ही जाता है। मतलब उन्हें ये लगता है कि उनको वो जो बच्चा उनको मिला है वो इस डॉक्टर ने दिया है, तो ये तो डॉक्टर का गिफ्ट है हमारे लिए। तो वो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि आप अपने पेशेंट से कनेक्ट कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं एज अ डॉक्टर मेरी एडवाइस दूसरे डॉक्टर्स को, या एज अ डॉक्टर जो मैंने सीखा है कि कहीं ना कहीं वो एक लिमिट आपको रखनी पड़ती है अपने मरीज़ के साथ, कि आप उनके साथ डेफिनेटली इतना भी पर्सनल नहीं हो सकते कि मतलब आपके लिए वो फैमिली को ट्रीट करने जैसा हो जाए। मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और आई एम ऑलमोस्ट लुकिंग आफ्टर 3 जनरेशन मेरे पास आती हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये कहना कि इमोशनली अटैच नहीं होती, हो जाते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू कीप योर इमोशंस एंड प्रोफेशन अ लिटिल डिपार्टमेंटल कर लीजिए उसको, बीच में एक पतली सी लाइन लगा दीजिए, आप उसको भी ओवर स्टेप नहीं करें तो ठीक रहता है। और वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो आपको बहुत हेल्प करती है पेशेंट को ट्रीट करने में, उसको गाइड करने में, और एक जो विश्वास का एक जो डेवलप होता है बंधन, वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करें अगर कुछ बैड न्यूज़ कभी हो जाती, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ जो एज अ डॉक्टर आप लोगों को ही आगे आकर फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो फैमिलीज़ उस वक्त कैसे रिएक्ट करती हैं और आपको अंदर से कैसा फील हो रहा होता है, या आपकी मेंटल हेल्थ उस वक्त कैसे अफेक्ट होती है, ये भी हमें बताइए। कई बार ज़्यादातर पेशेंट ये सोचते हैं कि इन डॉक्टर्स को क्या फ़र्क पड़ता है, इनको तो अपनी फीस मिल गई। पर हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हम भी अच्छे से अच्छा चाहते हैं, और ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें भी बहुत बहुत बड़ा दुख होता है, और फैमिली को बताने में हमें भी बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। पर अगर आपने फैमिली को इंफॉर्मेशन देते रहे हैं पेशेंट के बारे में, उनको लूप में रखा हुआ है और उनको पता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वो मोमेंट एटलीस्ट थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेचुरली है कि सबके लिए ये बहुत ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा इमोशनल और बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। उस टाइम अगर आप थोड़ा शालीनता से और अपना थोड़ा इंसानियत से ये सोच के कि इनको इस टाइम ये कितने दुखी हैं, उस तरह से अगर आप उनके साथ 5-7 मिनट बैठेंगे, उनकी बातें सुन लेंगे, थोड़ा वो शेयर करेंगे, थोड़ा आप ही उनको सांत्वना दे देंगे, तो बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, सो देखो, आई थिंक कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज़ जो है घर बिना ठीक हुए जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी ही तब होती है जब उसका मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर के अपने घर जाता है और फिर एक हेल्दी लाइफ जीता है। तो जब ये वाली चीज़ आती है कि डॉक्टर को कोई सैड न्यूज़ बतानी, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि डॉक्टर अपनी नॉलेज से, राइट, अपने एक्सपीरियंस से अपने मरीज़ को टू द बेस्ट ट्रीट करता है, और उसका कोई पर्सनल गेन नहीं है कि वो अपने मरीज़ को ठीक ना करे। तो जब कभी भी ऐसी न्यूज़ शेयर करनी होती है, आई थिंक एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अपने माइंड में ये रखना कि कहीं ना कहीं ये उसका प्रोफेशन है। अगर वो उसको पर्सनल लेते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ बताना टफ हो सकता है। सेकंड थिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना चाहिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये उसी मोमेंट पे शुरू होता है, ये बहुत पहले शुरू हो जाता है। जब आपका मरीज़ आपके पास एडमिट होता है, भर्ती होता है, आप उसका इलाज शुरू करते हैं, आप उसको हर पॉइंट पे उसकी रिकवरी, उसकी सिचुएशन, उसकी मतलब कैसी प्रोग्रेस चल रही है, आप अगर उसको बताते रहते हैं, उसको कारण देते रहते हैं कि उसको ये बीमारी किस लिए हुई, क्या हो सकता है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और धीरे धीरे जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं उसके माइंड को कहीं ना कहीं कि मतलब प्रोग्रेस जो है वो अभी ठीक नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं, क्योंकि एक झटके में बताना आई थिंक किसी के लिए भी ये ट्रॉमेटिक हो सकता है, फॉर डॉक्टर भी ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। सो स्टेप वाइज जब आप ये न्यूज़ को
बताते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक फॉर फैमिली, फॉर पेशेंट, रिलेटिव्स, ये बहुत मतलब ईजी तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं उनका माइंड भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाता है। सो मेरी तो यही एडवाइस है कि आपके मरीज़ का आप में ट्रस्ट और उसकी बीमारी के लिए उसको टाइम टू टाइम अपडेट, आई थिंक, और इस चीज़ को प्रोफेशनल लेना, आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जो कि टफ़ न्यूज़ को बताए तो डॉक्टर के लिए भी और फैमिली के लिए, दोनों के लिए ईजी हो सकती है। बहुत ही खूब, बहुत खूब, अच्छा लगा आप दोनों की ये स्टोरी सुनकर। अब अगर बात करें कि जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, तो आप लोगों के सफ़र की बात तो हमने करी, अब बात करें कि आपने वो सफ़र शुरुआत क्यों की, क्या सपना था, क्या सोचते थे बचपन में कि डॉक्टर बनूंगी, कैसा? डॉक्टर गरिमा, आपसे शुरुआत करते हैं। देखो, मेरे लिए तो बहुत क्लियर था, कहीं ना कहीं आप कह दो कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे पेरेंट्स चाहते यही थे कि आपका बच्चा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आप कह लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये फीडेड था बाय माय फादर एंड माय मदर कि डॉक्टर इज़ द प्रोफेशन विच यू हैव टू चूज़। तो आप उसी चीज़ को लेकर स्कूल भी गए और पढ़ाई भी करी, उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हुए, और मतलब आप कह लो कि जब प्रोफेशन चूज़ किया तो इस प्रोफेशन, और जब स्टडीज़ शुरू करी तो इस स्टडीज़ के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम था। सो चाहे क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिसेक्शन हॉल होता है, आई थिंक वो सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस लेके आई। और जैसे मैंने बताया अपनी गायनेकोलॉजी जर्नी स्टार्ट मेरी कैसे हुई, आई थिंक ये सारी चीज़ें मतलब लाइफ में आप कह लो आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, और कुछ ना कुछ सिखाती रही। डॉक्टर मंजू। मेरी बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर है, और पर वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर थी क्योंकि मैंने उसको दिन रात काम करते हुए, दिन रात पढ़ते हुए, सब कुछ करते हुए देखा था। तो जब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हाई सेकेंडरी में, तो इट वाज एज्यूम्ड कि हाँ भाई ये भी डॉक्टर बनेगी, तो मैंने भी कहा हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी। पर वो 24 घंटे मेरे दिमाग में मेरी सिस्टर भी डालती रहती थी कि रहने दे कुछ नहीं बचेगा लाइफ में, बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज डूइंग अ रेजिडेंसी, और वो सबसे टफ टाइम होता है ड्यूटीज़ का। तो मैंने भी, पर मेरे मन में तो बहुत था कि ज़रूर बनना है, पर उसकी डिस्पाइट उसकी जितनी भी वार्निंग्स थी मैंने उनको सबको एक तरफ किया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मुझे ये प्रोफेशन में आके कभी भी ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं क्यों बनी। मुझे लगता है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहूँगी। तो अब सवाल है कि क्योंकि आप दोनों चाहती थी डॉक्टर बनना और आपकी डेस्टिनी आपको डॉक्टर के सफ़र तक लेकर गई, अगर डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बनते, ये बताइए। मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं, और मैं एक बिज़नेस क्लास फैमिली से आती हूँ, और मेरे फादर का बिज़नेस था, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें मेरे दिमाग में बचपन से ही रहती थी कि वो अगर मेरे घर पे बैठे हैं तो वो अपने लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। तो मैं उनको कभी कभी उनकी बातें सुन के जब मैं पढ़ती थी तो मैं उनको मजाक मजाक में ये ज़रूर कह देती थी कि पापा मुझे बड़े होकर ना एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, और वो मेरे पे बहुत हंसते थे। तो शायद मेडिकल कॉलेज वॉज माई ड्रीम कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनती तो एक स्कूल ऑफ डॉक्टर ज़रूर बनाती, बट वो चीज़ नहीं हुई। डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था कि बिजनेस भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, और प्रिस्टीन केयर ने बर्थ ले लिया कि डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी बन गए। मैं डॉक्टर नहीं होती तो प्रॉबेबली आईएएस करती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि एक ये रिस्पेक्टिव, क्योंकि लेडीज़ के लिए तब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस नहीं थे, आइदर यू बिकम डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ। पर वो मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, तो मैंने यही सोचा था कि अगर इवन जब मैं डॉक्टर बन गई तभी भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि आईएएस के लिए मैं कुछ करूँ, पर फिर ये लगा कि एक मेडिकल प्रोफेशन वाले को अपने प्रोफेशन से में ही रहना चाहिए। जब हमने एक इतना अपना एक स्ट्रगल किया है तो हम लोगों को एक्टिवली, और मुझे ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके दुख
दर्द मिटाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा ये प्रोफेशन है। अब थोड़ा सीरियस से हटकर थोड़ा फनी नोट पर आते बात करते हैं आपके हॉस्टल डेज की या फिर रेजिडेंसी वाले समय की। तो उस वक्त से कोई एक फ़नी स्टोरी हमें हमारे साथ बताइए, हमारे साथ शेयर करिए आप लोग। डॉक्टर गरिमा, आपसे शुरुआत करते हैं। देखो, हॉस्टल जाना कोई आसान चीज़ नहीं है राइट। मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हो और फैमिली पे डिपेंडेंट होते हो, और एकदम से आपको एक ऐसे वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता है जहाँ आपको सब कुछ खुद से करना है, आपको कोई नहीं जानता। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमने रैगिंग देखी, बट हमारे कॉलेज में कॉन्सेप्ट था एक दूसरे से फेमिलियर होने के लिए इंट्रो, राइट। और उसमें बहुत फ़नी इंसिडेंसेस होते थे। तो स्पेसिफिकली जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारे सीनियर्स एक इंट्रोडक्शन करने का बहुत फ़नी तरीका ढूंढते थे। मतलब उनकी तरफ से हमें रोज़ एक मैसेज आ जाता था कि आपको 10 बजे इस रूम में आना है, 2 चोटी करके आना है, कभी किसी तरह का ड्रेसिंग सेंस मतलब आपको फॉलो करना है। और जब हम लिटरली वैसे कभी 2 चोटी की है, कभी कुछ किसी तरह का मेकअप किया है, मतलब अब कैमरा में बोलना इट इज़ नॉट ईजी और हम वैसे होकर जाते थे। और आप ये कहो कि वो एक बहुत फ़नी तरीका होता था, आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते थे। मतलब वो हमसे कभी जोक सुनना चाहते थे, कभी वो हमारी फैमिली के बारे में सुनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि आप न्यू एनवायरनमेंट में अगर जाते हैं तो एक तो है कि आपको एक डर है, आपके सीनियर हैं, आपको पता नहीं, आप एक नई सिटी में हैं, नई जगह पे हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे आप फ्रेंड्स भी बना लेते हो। सीनियर्स आपकी कहीं ना कहीं वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आई थिंक हॉस्टल लाइफ डिफ़िकल्ट होती है शुरू में, बट इट एक्चुअली बिकम्स मज़ेदार कि जिस दिन जब पढ़ाई ख़त्म हो गई और अब ये था टाइम कि अब वापस घर जाना है, आई थिंक तब सबसे ज़्यादा दिमाग में यही चीज़ थी कि यार ये जो लाइफ थी ना, इससे ज़्यादा मज़ेदार लाइफ कुछ और हो नहीं सकती थी। अरे भाई वापस घर जाना है और अब मम्मी पापा की बातें सुननी पड़ेगी। तो आई थिंक हॉस्टल लाइफ के अपने मज़े हैं। और मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हर बच्चे को हॉस्टल ज़रूर जाना चाहिए। पहले 2 साल मैं डे स्कॉलर थी, तो हॉस्टल में तो बाद में आई। तो डे स्कॉलर में हमारे मौलाना आज़ाद में एक जिसे कहते हैं एक रिवाज है कि फ्रेशर्स को बोलते हैं वाइट पहन के आना है, जैसे ये बता रही हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो हम आइडेंटिफाई हो जाते थे दूर से कि ये फ्रेशर आ रहा है, इसको पकड़ लो। दूसरा वो लोग अपनी क्लास में ले जाके बिठा देते थे और आपको कुछ फनी सा क्वेश्चन पूछने के लिए देते थे कि ये प्रोफेसर से पूछो। बहुत ही तो उसके उस टाइम आप मतलब आप प्रोफेसर क्या, आप स्टूडेंट्स भी आपके सीनियर हैं और उनसे ऐसे उल्टी सीधी बात पूछना कि आप कौन सी ब्रांड लिपस्टिक की यूज़ करती हैं या फिर कौन सा परफ्यूम लगा के आते हैं, तो इतना डर भी लगता था। पर वो क्योंकि सीनियर्स ने तो बाद में फिर पकड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे सवाल करने के लिए हमें खड़े कर देते थे। पर फिर प्रोफेसर्स को भी पता था कि ये बेचारे मतलब फ्रेशर्स हैं। तो ये एक तरह की परंपरा है, तो इसलिए सबको पता है। उन्हें भी पता है कि यही बेस्ट तरीका है आपस में इन लोगों को आपस में एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना ब्रेक द आइस। बाद में वही सीनियर्स आपकी मदद भी करते हैं। उन्हीं से जाके आप बुक्स मार्क करवाते हो, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सी चीज़ एग्जाम में कॉमन आएगी। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो आप किसी को जानोगे ही नहीं, बाहर आओगे ही नहीं। आई थिंक ये सिर्फ डॉक्टर में नहीं है, आई थिंक किसी भी हॉस्टल की अगर मैं जनरली बात करूँ या किसी भी प्रोफेशन, किसी भी स्टडीज़ की बात करें। तो डॉक्टर मंजू, आपने क्या सवाल पूछा था अपने प्रोफेसर से, ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं थोड़ी पढ़ाकू टाइप थी, तो मुझे थोड़ा पढ़ाकू टाइप सवाल दिया था, which was not as absurd as this. So, पर उसके बाद वो मुझे पूरी वो नोट्स की कॉपी दे दी गई थी कि ये कल सारे मेरे जितने भी इनको नोट्स को ना कॉपी करके लाना। तो हमने फिर हमें बताया किसी ने कि इतना गंदा लिखो, जब तक डॉक्टर बनोगे तो हैंडराइटिंग गंदी हो ही जाएगी। आज से ही उसकी प्रैक्टिस कर लो कि दोबारा कोई सीनियर तुम्हें पूछेगा नहीं कि तुम मेरे नोट्स कॉपी कर दे। तो ये खराब हैंडराइटिंग के पीछे क्या राज होता है कि डॉक्टर्स की राइटिंग खराब ही होगी, इसके पीछे क्या राज होता है? आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड, मेरी राइटिंग अभी भी बहुत सुंदर है और ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे मरीज ज़रूर दे के जाते हैं कि मैम आप डॉक्टर हो और आपकी राइटिंग इतनी आसान है।
और शायद वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली मैंने अच्छी रखी है, क्योंकि कई बार दूसरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई मरीज़ लेके आपके सामने आ जाए और आप वो पढ़ नहीं पाओ, तो आपसे ज़्यादा अनपढ़ डॉक्टर भी उनके सामने कोई नहीं है। तो मुझे ये होता है, एक तो मेरे मरीज़ को समझ में आए कि क्या है, और अगर वो किसी और को जाके दिखा रहे हैं तो कोई उनको ये बोले कि हाँ जो तुम्हें एडवाइस मिला है वो सही है या गलत। तो बट आई थिंक इट इज़ कि बहुत फास्ट एग्जाम पेपर लिखना होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो इतनी जल्दी मतलब आपको, अगर आप इतने फास्ट नहीं हो तो शायद आप नहीं कोप नहीं कर पाएंगे। पर अब जैसे कॉन्शियस एफर्ट करते हैं हम भी, मैं भी, कि कैपिटल लेटर्स में लिखूं, क्योंकि अगर मैं फ्लो में लिखूंगी तो फिर शायद मुझे भी समझ आए। अगली बार अपना ही पेपर नहीं समझ में आता, अपना ही नहीं समझ आता। बहुत ही वैल्यूबल होते हैं फ्रेंड्स और सीनियर्स ऑफ कोर्स। और अब बात करें कि अब आपके लाइफ के ऊपर बात करते हैं कि अगर आपको एक दिन ऐसा मिले कि जिस दिन आपको खुली छूट हो, आप कुछ भी अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग कर सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी बकेट लिस्ट में जो आप करना चाहेंगे? डॉक्टर मंजू। मेरे पास मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मेरे लिए तो उनसे बढ़कर अच्छा टाइम मेरा किसी और चीज़ के साथ नहीं गुजरता। तो अगर मुझे मिलते हैं 24 आवर्स, तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ही बिताना पसंद करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सोना। तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में या जो अब मैं काम कर रही हूँ, इसमें कम समय मिलता है सोने के लिए। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं एक जगह पे जाके एक साउंड प्रूफ रूम में बैठ के पहले थोड़ी देर सोच के अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन करके और फिर एक अच्छी साउंड स्लीप लेना चाहूँगी। उसके अलावा मैम के पास ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे पास एक छोटी बच्ची है 2 साल की, तो उसके साथ इस स्ट्रगलिंग लाइफ में आप कह लो कि समय कम मिलता है। तो जब भी टाइम मिलता है उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है समथिंग, जो कि वो 24 घंटे में मैं ऐसे ही डिवाइड करूँगी। कुछ क्वालिटी टाइम उसके साथ, कुछ मी टाइम जिसमें आई एम सेल्फ थिंकिंग, और जो बचा खुचा टाइम है सोने के लिए। तो अपना 100% रोज़ जाकर देने के लिए आपको अपने आप को भी पम्प्ड अप रखना पड़ता होगा, तो वो कौन सी ऐसी हेल्थ टिप्स हैं जो आप खुद के लिए फॉलो करती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए फॉलो करती हैं? प्लीज़ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। आई थिंक एक डॉक्टर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं तो नेचुरली अगर आप नहीं हेल्दी हैं, आप ही नहीं फिट हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे। तो एक तो फिज़िकल हेल्थ है कि आप सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज यू डू, डाइट आप जो है वो अपनी बैलेंस डाइट खाइए, प्लस आपका ये तो हो गया फिजिकल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है विच रिलैक्सेस यू कम्प्लीटली, जैसे बोलते हैं ना स्विच ऑफ कर दिया। तो मुझे ऐसे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी टाइम मिलता है तो म्यूज़िक सुनना, महफिल जमाना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स हाउ आई अनवाइंड। मेरे लिए मतलब रिलैक्सिंग मतलब आपको फिट रहना ज़रूरी है, बट आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता मैं अपनी हेल्थ को इतना टाइम दे पा रही हूँ। बट फिर भी ना चाहते हुए भी ये कह लो कि आजकल सब कहते हैं 10,000 स्टेप्स करो, वो एक मोटो रहता है कि भाई उतना तो कर लो। प्लस थोड़ा बहुत आप अपने खाने पे ध्यान रखें, आप अपनी ऑयल क्वांटिटी कंट्रोल करें, आप अपने जंक फूड्स को कंट्रोल करें, आप अपनी स्वीट्स इनटेक को, मीठे को आप जो है उसको कंट्रोल रखें। मैं किसी भी चीज़ को मना नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ की टेम्पटेशन होती है, बट उसकी मात्रा कम कर दें, या फिर एक चीट डे रखें अपने लाइफ में, जिससे कि मतलब आप अपनी सारी टेम्पटेशंस को उस दिन जाकर पूरा अपने मन से पूरा कर लीजिए। बट उसके अलावा डेफिनेटली जो कुछ है वो आपसे शुरू होता है। आपकी बॉडी फर्स्ट है, आपको अपनी बॉडी पे ध्यान रखना है, तभी बॉडी आपका ध्यान रखेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। अब आखिर में आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के बारे में और डॉक्टर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आपके मन में हो और आप वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ। डॉक्टर मंजू। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में एक कंफर्टेबल डायलॉग होना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे सब कुछ पता है, और पेशेंट अगर आपको कुछ भी सजेस्ट कर रहा है या कुछ बात करना चाह रहा है और आप उसको इमीडिएटली कह देते हैं अरे तुम्हें ज़्यादा पता है, ये मुझे ज़्यादा पता है, ये बिल्कुल गलत बात है। पेशेंट को अपनी बात कहने का मौका दीजिए और अपनी बात उसको समझाइए। तो ये जो 2 वे कम्युनिकेशन चैनल है, हर एक डॉक्टर को, हर एक पेशेंट को आपस में इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप एक दूसरे से
खुल के बात कर सके। अगर पेशेंट आपको डर के कोई सिम्टम नहीं बताता है या वो ये नहीं बताएगा कि मैं ये दूसरे डॉक्टर के पास गया था, मैं ये दवाई खा रहा हूँ, अगर वो आपसे इतना डर रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी फेलियर है। आप उसको इतना कंफर्टेबल कर लीजिए कि वो अपना फ्रैंक वो बात कर सके, आपसे सवाल पूछ सके और आप भी उसको ओपनली ऑनेस्टली बता सके। तो आई थिंक दिस टू वे कम्युनिकेशन चैनल विच इज़ वेरी 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 रिवॉर्डिंग एज वेल एज वेरी वेरी क्रूशियल। देखो, डॉक्टर्स को ये समझना ज़रूरी है कि उनका भी एक प्रोफेशन है और वो एक प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को डील कर रहे हैं। जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं उसी तरह उनका भी एक प्रोफेशन है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए एक टाइम फिक्स नहीं है, 10 to 5 वाली जॉब नहीं है, उनके टाइम्स बहुत डिफरेंट रहते हैं। उनके कभी लाइफ में स्ट्रेस है, कभी पेशेंट को लेके स्ट्रेस है, कभी वर्क लाइफ बैलेंस को लेके स्ट्रेस मैनेज करना है। सो हर तरह के स्ट्रेस आपके पास आएंगे जो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, तो आप इनको प्रायोरिटाइज करके बैलेंस करिए। फ्रस्ट्रेट होना आई डोंट थिंक कि एक सोल्यूशन है कि बस अब मैं ये नहीं करता, वो मैं नहीं करता। सो कहीं ना कहीं वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो डोंट थिंक कि आपका प्रोफेशन ऐसा है या फिर आप अपने प्रोफेशन को कुछ कह रहे हो कि यार मैंने ये क्यों किया, मैं डॉक्टर क्यों बन गया, ऐसा मत सोचो। अपने प्रोफेशन में हैप्पी रहो और अपने प्रोफेशन में बैलेंस आउट करना, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना, आई थिंक वो आप ही के हाथ में है और वो आपको आज ही करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन और डॉक्टर फील्ड यू हैव चूजन। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की जिंदगी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप दोनों ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स हमारे साथ शेयर करी, हमारे साथ वो सारे मोमेंट्स शेयर करे, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूर्णिमा। थैंक यू पूर्णिमा। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड देखने में कुछ खास लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा आप सभी को। इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें NBT लाइव।